इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देख रहे थे बच्चों हम लोग, उसका पार्ट 4 देखा था। आज हम पार्ट 4A देखेंगे उसका, क्योंकि आपको जो मैंने इसमें ये नोट्स दिए हैं, मैंने एक आपको एक चार्ट बताई, चार्ट जो है पूरा चैप्टर कवर करता है। तो कल हमने इसमें विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ देख रहे थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज जो होती है नेगोशिएबल, जो चेंज हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, उनमें फिक्स्ड वाली हम देख रहे थे। फिक्स्ड वाली में हमने जो है इसमें भी अलग अलग ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन था आपका ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ कूपन्स, कूपन की वैलिडिटी के आधार पर जो है उनका निर्गमन किया जाए। तो ये इसमें बॉन्ड्स देखे थे हमने। बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड थे, ट्रेजरी स्ट्रिप्स थी, और फ्लोटेड रेट वाले, फ्लोटिंग रेट वाले बॉन्ड्स हमने देखे। आज हम जो है इसी के अंतर्गत जो है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस ऑफ मैच्योरिटी देख रहे हैं कि मैच्योरिटी के आधार पर जो है बॉन्ड्स कैसे होते हैं। तो वेरिएंस मैच्योरिटी का मतलब होता है उसकी परिपक्वता। परिपक्वता यानी कि जब कूपन की जो है मैच्योरिटी पीरियड, उसका जो होता है अवधि, जितनी अवधि के लिए उनको इशू किया जाता है, उसमें अगर कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो वो कहलाता है मैच्योरिटी पीरियड के लिए। तो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो हैं कॉलेबल बॉन्ड्स हैं, तो है ना। कॉलेबल बॉन्ड्स का मतलब है जो कि मैच्योरिटी जिनकी जो होती है डेट जो है उससे पहले उन्हें पेमेंट का विकल्प प्राप्त होता है। आप उसकी जो मैच्योरिटी डेट दी हुई होती है इस पर बॉन्ड पे कि इस डेट पर उनकी परिपक्वता, उनका पैसा मिल सकता है, उससे पहले भी आप उनका पैसा ले सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कॉलेबल बॉन्ड्स। इस बॉन्ड के धारक को यह अधिकार होता है कि वो परिपक्वता से पूरी जो होता है इसका पूर्ण या आंशिक जो है पेमेंट ले सकता है। जब ब्याज दर आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है और कूपन दर घट जाती है तो वह धारक इस बॉन्ड को भेज देता है, और जो है उस बॉन्ड को जब मैंने ले सकता है जिसकी जो है कूपन दर नीची है, जिसकी कूपन दर ऊँची है उसको जो जिसमें उसको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पर वो खरीद सकता है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे सेल करने का राइट होता है। निवेशकर्ता को जहाँ पर जो है ज़्यादा कीमत मिलती है वहाँ पर उसको बेच सकता है। तो बढ़ती ब्याज दर के कारण बॉन्ड के निर्गमनकर्ता के अतिरिक्त जोखिम जो होती है, उसकी अतिरिक्त रिस्क बढ़ जाती है उसकी। और जो दूसरे हैं वो है परिवर्तनशील बॉन्ड्स। इसमें जो है दूसरा है इसके पुटेबल बॉन्ड्स। पुटेबल बॉन्ड्स जो हैं वो है इसके प्रस्तुत योग्य बॉन्ड, जिनको कि प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस बॉन्ड की धारक के पास में ये राइट होता है कि वो ब्याज दर बढ़ने पर तथा कूपन की दर नीचे होने पर बॉन्ड को बेचने का अधिकार रखता है। उसको राइट है कि वो अपनी जो है बॉन्ड्स को बेच सकता है। तो वो क्या करता है कि पूर्ण या आंशिक विकल्प धारक के पास में होता है। जब ब्याज दर बढ़ती है और कूपन दर नीचे होती है तो बॉन्ड उस धारक को बेच देता है, धारक उस बॉन्ड को बेच देता है और बॉन्ड को ले सकता है जिसकी कूपन दर ऊँची होती है। तो इस प्रकार से जो है उसको बॉन्ड को चेंज कर सकता है वो। और तीसरा है परिवर्तनशील बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में क्या होता है बच्चों, बॉन्ड्स को इक्विटी की तरह से जो है सब इक्विटी में बदलने का राइट होता है उसके पास, समता पूंजी में जो है इक्विटी में उसको बदलने का, उसे परिवर्तन करने का राइट होता है। तो वो पूर्ण निर्धारित शर्तों के आधार पर जो है उसको परिवर्तन कर सकता है। तो ये तो था अपना बॉन्ड्स को ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस ऑफ मैच्योरिटी, है ना। तो परिवर्तनशील बॉन्ड के एक भाग के रूप में विनियोगकर्ता को समता अंश प्राप्त हो जाते हैं, उसकी जो बॉन्ड्स हैं उनकी जगह से इक्विटी शेयर दे दी जाते हैं, और जिन परिवर्तनशील भाग होते हैं उसके बॉन्ड के रूप में, मतलब कुछ पार्ट वो अपना बॉन्ड के रूप में भी रख सकता है, कुछ इक्विटी शेयर के रूप में रख सकता है। तो ये थे उसके मैच्योरिटी के आधार पर वेरिएंसेस। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल रिपेमेंट एक और टाइप है इसका, लास्ट जो कि देख लेते हैं, इसके बाद हम डिबेंचर्स देखेंगे कल इसमें। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल रिपेमेंट क्या होता है कि अगर मूलधन की जो अदायगी, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन होता है, उसका पेमेंट कर दिया जाए तो वो जो है बॉन्ड्स में उसके आधार पर वर्गीकरण होता है। आपने देखा होगा बच्चों को, जो आप बैंक से जब कभी लोन लेते हैं तो बैंक आपको जो है ईएमआई बना के देता है। उस ईएमआई में क्या होता है, ब्याज भी शामिल होता है और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है। तो यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट को कंपनी इस प्रकार से डिसाइड करती है, बैंक इस प्रकार से डिसाइड करती है कि आपको पूरी अवधि, जो उसका टेन्योर आपका रखा है 20 साल रखा है, 15 साल रखा है, उसमें उस पूरे जो है आपके ब्याज को प्रिंसिपल अमाउंट को आपसे ले लेते हैं। यानी प्रिंसिपल अमाउंट का ऐसा नहीं कि आपने जो है लोन पे कर दिया और प्रिंसिपल आपका चल रहा है, यही जब तक आपका लोन है जिस पीरियड के लिए, उस पीरियड में आपका जो है उसको आपको पे करना होता है। और उसी पीरियड में जो है आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पे हो जाता है किस्तों के रूप में। जैसे ऑटो लोन है, होम लोन है, कंज्यूमर लोन है, इन सब में क्या होता है कि बॉन्ड की पूरी अवधि में ही प्रिंसिपल अमाउंट को और प्लस होता है उसको जो है मनी को जो है, इसको कहा जाता है अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स। अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स, है ना, जिसको हिंदी में कहीं अमोर्टाइजिंग, कहीं अमोर्टाइजिंग मतलब कि जिनके अंतर्गत उधार करता है, जो इशूइंग बॉन्ड करने वाला होता है, मूलधन के साथ कूपन का भुगतान भी कर सकता है ना। मतलब मूलधन के भुगतान की अनुसूची इस प्रकार से तय होती है कि समस्त म्यूचुअल जो मूलधन बॉन्ड की परिपक्वता तिथि तक पूरा चुका दिया जाता है, और अंतिम भुगतान जो है परिपक्वता तिथि को किया जाता है, अंतिम भुगतान। और इसी तरह से दूसरे बॉन्ड जो है वो बॉन्ड डूबत कोष बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड विथ सिंकिंग फंड प्रोविजंस।
इस प्रकार के बॉन्ड के अंतर्गत निर्गमनकर्ता बॉन्ड की कुछ बकाया राशि प्रतिवर्ष अदायगी कर देता है, प्रतिवर्ष उसको पे कर देता है। ऐसा करते समय निर्गमनकर्ता के पास कुछ विकल्प होते हैं, वो मतलब कुछ कुछ राशि उसकी जो है पे करता जाता है। बॉन्ड की बकाया राशि का कुछ पार्ट प्रतिवर्ष भुगतान करना, दैट इज कॉल्ड जो है बॉन्ड विद सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड ये होता है ना जिसमें कि एन्युटी की तरह जो है कुछ पैसा भुगतान किया जाता है। आपने पहले एन्युटी टेबल्स बनाई होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग सिंकिंग फंड अपन जो है डिबेंचर का अकाउंट बनाते थे, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो उसमें क्या होता है कि एक इंस्टॉलमेंट डिसाइड होगी, आपको वो हर साल पे करनी, तो वो बॉन्ड की बकाया राशि को कुछ कुछ समय में भुगतान करता रहता है। तो इसमें उसको क्या विकल्प प्राप्त होते हैं, दो इसको ऑप्शंस प्राप्त होते हैं उसको, निगम इशूअर को, इशू करने वालों को, या तो बाजार से उसको खरीद सकता है, या फिर जो है मतलब भुगतान करा तो खरीद भी सकता है। और साथ में पृथक कोष का सृजन करना, जो कि निर्गमनकर्ता द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स कहलाते हैं। उसके द्वारा जो है क्रिएशन ऑफ सेपरेट कोष, एक सेपरेट फंड बनाया जाता है, इसके लिए वो क्रिएट किया जा सकता है। तो प्रत्येक कोष क्या होता है, विनियोगकर्ता निर्गमनकर्ता जो है वो एक पृथक कोष का निर्माण करके बकाया बॉन्ड्स का निरंतर जो है पेमेंट करता रहता है। और इस प्रकार से डूबत कोष जो है प्रावधान वाले बॉन्ड्स कहलाते हैं। इन बॉन्ड से उधारकर्ता बॉन्ड के पूर्ण जीवन में मूलधन का भुगतान किया जा सकता है। पूर्ण जो फुल लाइफ होती है उसकी, उसमें आप जो है उस पूरी राशि का जो है भुगतान कर देते हैं। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है, किसी में ब्याज का भुगतान कर दिया, किसी में जो है प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान कर दिया, लेकिन टोटल अमाउंट जो है वो बॉन्ड का उसकी लाइफ पीरियड में भुगतान होता है। मतलब उसके अलग अलग ऑप्शंस उसके पास है कि उसका पेमेंट किस प्रकार से कर सकता है, ये है। तो अगला इसमें हम डिबेंचर्स देखेंगे। इसके बाद में बच्चों आप ये भी स्टडीज़ करिए आगे, इसमें जो आपको दिया फिर गैर विनिमय साधन प्रतिभूतियाँ, जो कि आपकी नॉन नेगोशिएबल है, यानी बैंक जमा आपकी खुद की, केवल उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और को। डाकघर बचत वो आपकी खुद की, गैर बैंकिंग जो है वित्तीय कंपनी में जो आपका पैसा लगा वो आपका खुद का है। आपकी एसेट है वो भी आप किसी को अपने नाम पे आपके रहती है। म्यूचुअल फंड्स हैं, परिसंपत्तियाँ हैं, तो ये सब अपन जो है इनको अच्छे से, क्योंकि ये वर्ड्स आपने अभी तक इनको अच्छे से नहीं समझा होगा, तो यहाँ पर अपन जो है इन वर्ड्स को अच्छे से सबको समझेंगे। ये आपका चैप्टर इसमें विनियोग के विकल्प के नाम से है। और वैसे आप सिलेबस को भी देखते रहिए, क्योंकि ये बुक जो है ये आपके सिलेबस को पूरा करती है या नहीं करती। अगर कवर नहीं करती तो आप जो है उसको जो है आप इंटरनेट से देख करके उसको जो है ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी इसके मैं आपको दूंगी, तो उनको भी आप सॉल्व करते रहिए, और साथ में अपने खुद के नोट्स बना करके भी इसकी, क्योंकि आप हायर लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो उनको आपको अपने नोट्स बना करके भी स्टडी करनी चाहिए। धन्यवाद।